सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको मिलता है बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच नियमित तौर पर आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग में खंड 37, इस समय खंड 37 की बात हो रही है और इसी में हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत आज का जो स्पीच लेकर आए हैं वो पेज नंबर 400 पे प्रकाशित है और उसका जो विषय है वो बहुत स्पष्ट है। संसदीय लोकतंत्र के असफल होने से विद्रोह, अराजकता और साम्यवाद का जन्म होगा, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। तो ये इसी विषय को लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। अब तक का ये जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो 78 है, 78वां संदेश है और ये अब तक का सबसे बड़ा विशाल बाबा साहब का स्पीच है जो बाबा साहब यहाँ पर यूँ कहें कि डीएवी कॉलेज की जो छात्र संसद है उसको दे रहे हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लॉन्ग होने के बावजूद हम आपसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है और क्या भारत में इससे पहले भी संसदीय शासन प्रणाली थी, इस बारे में भी बाबा साहब कहते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लंबा जरूर है। जब भी आपको समय मिले तब इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को देखिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। इसी अनुरोध के साथ शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी होगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को इसी कोटेशन के साथ हम शुरू कर रहे हैं, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय हमने पहले ही आपको बता दिया है, संसदीय लोकतंत्र के असफल होने से विद्रोह, अराजकता और साम्यवाद का जन्म होगा। यानी कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। बाबा साहब संसदीय लोकतंत्र के बारे में बहुत ही विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 पृष्ठ संख्या 400 से लेकर 406 तक है। लंबा स्पीच होने वाला है बाबा साहब का, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरा सुनने के बाद संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, इससे फिर आपके अंदर किसी तरह का कन्फ्यूजन, किसी तरह का असमंजस नहीं रहेगा। इसलिए अब शुरू करते हैं हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब का, जो कि दिनांक 28 अक्टूबर 1951 को पंजाब के जालंधर शहर में DAV कॉलेज की छात्र संसद के समक्ष दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की सरल ढंग से व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य, माननीय प्रेसिडेंट और माननीय स्पीकर महोदय, आपने वास्तव में अपनी संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करके जो बहुत बड़ा सम्मान दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। अपने जीवन भर विषय दर विषय, पेशा दर पेशा रंग बदलता रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपना करियर इंग्लैंड से लौटने के बाद 1919 में बम्बई के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में, ध्यान दीजिएगा सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपना करियर इंग्लैंड से लौटने के बाद 1919 में बम्बई के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शुरू किया था। लेकिन मैंने शीघ्र ही ये महसूस किया है कि सरकारी सेवा ऐसे आदमी के लिए ठीक नहीं है जो जनता की सेवा करना चाहता है। सरकारी सेवा का अनुशासन के नियमों से बंधा होता है। वह सार्वजनिक सेवा के अपने काम में हर कदम पर अवरोध पाता है। इसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। लौटने के बाद मैंने कुछ समय वकालत की और फिर बम्बई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का पद स्वीकार कर लिया। मैं शिक्षण के काम में लौट आया। मैंने लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में 5 वर्ष काम किया। इसके बाद जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ तो उससे पहली बार लोकप्रिय विधानमंडल अस्तित्व में आया। जब मैंने राजनीति में कूदने की सोची और मैंने नौकरी छोड़ दी तथा राजनीति में आ गया, तब से मैं बराबर वकालत और जनसेवा करता रहा हूँ। इस प्रकार वकालत और जनसेवा मेरे जीवन में वैकल्पिक धाराएं रही हैं और मुझे नहीं पता कि किस धारा पर मेरे प्राण अंत होंगे, क्या AC पर या DC पर। मैं पढ़ाई के पेशे का बहुत शौकीन हूँ। मैं विद्यार्थियों को भी बहुत पसंद
करता हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने अपने जीवन में उनके व्याख्यान दिए हैं, उन्हें व्याख्यान दिए हैं, बहुत दिए हैं। ये पहला मौका है जब मैं कैबिनेट से त्यागपत्र के बाद छात्रों को संबोधित करने आया हूँ। मैं छात्रों से बात करके बहुत प्रसन्न हूँ। सम्मानित साथियों, आपको मालूम है भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब ने कार्यभार ग्रहण किया था। 1951 में बाबा साहब त्यागपत्र देने के बाद, यानी कि कानून मंत्री का पद से त्याग दिया था बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को लेकर, ये आपको मालूम है। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि त्यागपत्र के बाद ये हमारा पहला कार्यक्रम है छात्रों को संबोधन करने का। देश का बहुत कुछ भविष्य आवश्यक रूप से इस देश के विद्यार्थियों पर निर्भर होना चाहिए। विद्यार्थी समाज के बौद्धिक वर्ग हैं और वे जनमत तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बाबा साहब कहते हैं कि विद्यार्थी समाज के बौद्धिक वर्ग हैं, यानी कि समाज में जो बौद्धिक वर्ग तैयार हो रहा है वो विद्यार्थी ही हैं और वे जनमत तैयार कर सकते हैं। जनमत यानी कि लोगों का एक मत तैयार कर सकते हैं। इसलिए मुझे आपको संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए बहुत प्रसन्नता है और मैं इस मौके के लिए वास्तव में आभारी हूँ। जब आपके प्रधानाचार्य ने आपको संबोधित करने के लिए अनुरोध करते पत्र लिखा तो मैंने कोई विशेष जो विषय है वो इंगित नहीं किया था। उस विषय के बारे में भी मेरे मन में कुछ नहीं था जिस पर मैं आज सुबह आपके सामने यहाँ बोलूँगा। लेकिन जैसा कि प्रायः होता है, पलक झपकते ही अचानक विषय मेरे सामने स्पष्ट हो गया और मैंने संसदीय शासन विषय पर आपके सामने कुछ शब्द बोलने का फैसला किया है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको इस विषय का संक्षिप्त विवेचन ही दे पाऊँगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब यहाँ पर संक्षिप्त विवेचन देते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हम समझ सकें कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संविधान सभा में चर्चा के दौरान हमारे संविधान के स्वरूप के बारे में नाना प्रकार की समितियां थीं। कुछ लोग ब्रिटिश नाना प्रकार की असहमतियां थीं और सहमतियां भी थीं। कुछ लोग ब्रिटिश प्रणाली चाहते थे, कुछ अमेरिकी प्रणाली, दूसरे लोग भी थे जो इनमें से कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चाहते थे। लेकिन लंबी बहस के बाद सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश के लिए सर्वोत्तम है। ऐसे भी कुछ लोग थे जो संसदीय शासन नहीं चाहते, साम्यवादी रूसी प्रकार का शासन चाहते हैं। समाजवादी भी वर्तमान भारत के संविधान के खिलाफ हैं, वे इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि यदि वे सत्ता में आए तो इसमें बदलाव लाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं संसदीय शासन प्रणाली से बहुत अधिक लगाव रखता हूं। आइए हम ये समझ लें कि इसका क्या अर्थ है और हमें इसे संविधान में सुरक्षित रखना होगा। संसदीय शासन का अर्थ क्या है? वाल्टर बेगहार्ट की एक पुस्तक है, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है। बाद में लास्की और संवैधानिक शासन के अन्य आधिकारिक विद्वानों द्वारा इसे परिवर्तित किया गया। बेगहार्ट ने संसदीय शासन की संकल्पना को एक वाक्य में रखा है। उनके अनुसार संसदीय शासन से विचार विमर्श द्वारा शासन अभिप्रेत है, न कि लात घूंसों का शासन। ब्रिटिश शासन प्रणाली में आप हमेशा देखेंगे कि वे कोई फैसला लेते हुए भले ही लात घूंसों का सहारा लेते हैं। फैसला हमेशा विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। ब्रिटिश संसद में कोई भी अवरोध पैदा नहीं करता। फ्रांसीसी राजनीति को देखिए, वहाँ फैसले ज़्यादातर पहलवानी दिखाकर दूसरों को परास्त करके लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये प्रणाली इस व्यवस्था में जन्मे लोगों के लिए समुचित नहीं है, उनके लिए ये परिचित संस्था है। हमें सीखना होगा, समझना होगा और इसे कामयाब बनाना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो व्यवस्था हम भारत के अंदर लागू कर रहे हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, इसे हमें सीखना भी होगा, समझना भी होगा और इसे हमें कामयाब भी बनाना है। इस समय संसदीय लोकतंत्र हमारे लिए अपरिचित है, लेकिन एक समय था जब भारत में संसदीय संस्थाएं थीं। प्राचीन काल में भारत बहुत यूँ कहें कि परिचित था संसदीय संस्थाओं से। यदि आप महापरिनिब्बान के सूक्तों को पढ़ेंगे तो आप मेरे मुद्दे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पाएंगे। इन सूक्तों में लिखा है कि जिस समय तथागत बुद्ध कुशीनगर में मरणासन्न थे, तब इस आशय का एक संकेत मल्लों को भेजा गया था। उस समय सत्र में बैठे हुए थे वे लोग संसदीय संस्थाओं को समर्पित थे। जब उन्हें तथागत बुद्ध के बारे में संदेश मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्र को बंद नहीं करेंगे बल्कि अपना काम जारी रखेंगे और संसद का काम खत्म होने के बाद ही कुशीनगर जाएंगे। हमारे साहित्य में असंख्य इस बात को साबित करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली हमारे लिए अपरिचित नहीं है, अधिक उन्नत था। संसदीय प्रक्रिया के बारे में बहुत सारे नियम हैं। साधारणतया मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस
का अनुसरण किया जाता है। एक नियम ऐसा है जिसका अनिवार्यता सर्वत्र अनुसरण किया जाता है, और वह यह है कि कोई प्रस्ताव आए बिना कोई चर्चा नहीं हो सकती। यही वजह है कि किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं होती। प्राचीन काल में भी हमारे देश में इस नियम का पालन होता था। गुप्त मतदान प्रणाली जो इस समय प्रचलित है वह भी हमारे लिए नई नहीं है। बौद्ध संघों में इसका अनुसरण किया जाता था। उनके पास मतपत्र होते थे जिन्हें वे सालपत्र ग्रह काज कहते थे। दुर्भाग्यवश इस सब अतीत की अच्छी विरासत को हमने खो दिया। भारत के इतिहासकारों को इस सवाल का हल ढूंढना चाहिए कि ये संसदीय संस्थाएं हमारे देश से क्यों गायब हुई, लेकिन मैं देखता हूं कि वे इसका कारण नहीं ढूंढ सके या ढूंढना नहीं चाहते। प्राचीन भारत विश्वगुरु था। प्राचीन भारत में ऐसी बौद्धिक आज़ादी थी जैसी अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती थी। बाबा साहब कहते हैं कि प्राचीन भारत हमारा विश्वगुरु था, यानी कि पूरे विश्व का वो गुरु था और विश्व का मार्गदर्शन कर रहा था। प्राचीन भारत में ऐसी बौद्धिक आज़ादी थी जैसी अन्यत्र यानी कि अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती थी। तब ये प्राचीन सभ्यता क्यों गायब हो गई? भारत क्यों निरंकुश राजाओं के अधीन हो गया? हम संसदीय संस्थाओं के बारे में जानते थे। हम मतों, मतदान समितियों और संसदीय संस्थाओं से संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में जानते थे, लेकिन आज संसदीय शासन प्रणाली हमारे लिए अपरिचित है। यदि हम गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि गांव के लोग ये नहीं समझते हैं कि मत क्या है, पार्टी क्या है। उन्हें ये कोई विचित्र चीज़ लगती है, कुछ अपरिचित चीज़ लगती है। इसलिए बड़ी समस्या है कि इस संस्था को कैसे परिलक्षित किया जाए। हमें लोगों को शिक्षित करना होगा। हमें उन्हें संसदीय लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली के फायदे बताने होंगे। हम जानते हैं कि संसदीय शासन से बेघाट का अभिप्राय क्या था, लेकिन आज उसकी परिभाषा निरर्थक है बल्कि अपर्याप्त है। संसदीय शासन प्रणाली में 3 मुख्य बातें अंतर्निहित होती हैं। संसदीय शासन का अर्थ है पैतृक शासन का निषेध। कोई भी आदमी आनुवंशिक राजा होने का दावा नहीं कर सकता। जो कोई शासन करना चाहता है वह समय समय पर जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए। उसे जनता का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली में आनुवंशिक शासन को कोई मंजूरी प्राप्त नहीं है। दूसरे लोगों के सार्वजनिक जीवन में लागू कोई कानून, कोई उपाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सलाह पर आधारित होना चाहिए। कोई भी आदमी इस प्राधिकार की परिकल्पना नहीं कर सकता कि वह सब कुछ जानता है। वह कानून बना सकता है और शासन चला सकता है। कानून संसद में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं। वही लोग उन आदमियों को सलाह देते हैं जिनके नाम से कानून उद्घोषित किया जाता है। राजतंत्र के शासन और लोकतंत्री शासन प्रणाली में यही अंतर है। राजतंत्र में जनता के कार्य राजा के नाम से किए जाते हैं और राजा के प्राधिकार से किए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता के कार्य राज्य अध्यक्ष के नाम से किए जाते हैं, लेकिन कानून और कार्यपालक उपाय वे प्राधिकार होते हैं जिनसे शासन चलाया जाता है। राज्य अध्यक्ष नामधारी प्रमुख होता है और प्रतीक मात्र होता है। वह एक प्रतिष्ठापित मूर्ति होता है, उसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन वह देश का शासन नहीं चला सकता। देश का शासन उनके नाम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। तीसरा और अंतिम, बाबा साहब कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि एक निश्चित अवधि में उन लोगों को राज्य अध्यक्ष को सलाह देना चाहते हैं जो राज्य अध्यक्ष को सलाह देना चाहते हैं अपने लिए जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, अर्थात चुना जाना चाहिए। जैसे सांसद और विधायक हमारे यहाँ चुने जाते हैं। ब्रिटेन में पहले संसद के चुनाव हर 7 वर्ष में होते थे। चार्टिस्टों ने इसका विरोध किया। वे हर साल चुनाव चाहते थे। इस आंदोलन का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय था। वास्तव में यदि हर वर्ष चुनाव होते तो यह जनता के हित में सर्वोत्तम होता, पर ऐसा संभव नहीं हुआ होता। लेकिन संसदीय चुनाव बहुत महंगा काम है, इसलिए एक समझौता हुआ और 5 वर्ष की अवधि ऐसी सही अवधि मानी गई जिसके बाद विधायक और मंत्री जनता के पास जाएं और उनका विश्वास पुनः प्राप्त करें। ये भी काफ़ी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली विचार विमर्श द्वारा शासन से कहीं अधिक है। संसदीय शासन प्रणाली के 2 स्तंभ हैं। वे स्तंभ हैं जिन पर शासन काम करता है। मेरे सम्मानित साथियों, अब जो आगे का स्पीच हम बताने जा रहे हैं बाबा साहब का, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्तमान परिदृश्य को भी आपको साथ में लेकर चलना होगा। अब जो बाबा साहब कहते हैं उसको वर्तमान परिदृश्य में भी आपको हर पहलू पर यहाँ पर अपनी नज़र डालनी होगी और चिंतन करना होगा कि आखिर वर्तमान में भी क्या ऐसी ही तो व्यवस्था नहीं जैसे कि बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि वे 2 स्तंभ तंत्र हैं, विपक्ष और निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव।
मेरे सम्मानित साथियों, वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे विपक्ष की क्या भूमिका है। क्या विपक्ष मजबूती से संघर्ष कर रहा है, मजबूती से लड़ाई को लड़ रहा है, और क्या चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव हो रहे हैं? इन दोनों ही बातों पर आपको ध्यान देना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 20 या 30 वर्षों से हम एक ही राजनीतिक दल के अभ्यस्त थे। हम संसदीय लोकतंत्र के निष्पक्ष कार्यकरण के लिए विपक्ष की आवश्यकता और महत्ता को जानते हैं। हमें बराबर यही बताया गया कि विपक्ष एक बुराई है। पुनः हम ये भूल रहे हैं कि हमें इतिहास से शिक्षा लेनी होगी। आप जानते हैं कि वेदों और स्मृतियों की व्याख्या करने के लिए निबंधकार होते थे। वे पहले सवालों को एक पक्ष अर्थात पूर्व पक्ष का उल्लेख करके श्लोकों और इस सूत्रों पर अपनी टीका टिप्पणी शुरू करते थे। इसके बाद वे उसके उत्तर पक्ष की व्याख्या करते थे। ऐसा करके वे हमें ये बताना चाहते थे कि जो सवाल उठाया गया है वह कोई आसान नहीं है। वह ऐसा सवाल है जिस पर विवाद, चर्चा और संदेह है। इसके बाद वे तथाकथित अधिकरण देते थे जिसमें वे दोनों पक्षों की आलोचना करते थे। अंततः वे सिद्धांत के रूप में अपने निजी फैसले देते थे। इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे सभी प्राचीन गुरु दो दलीय शासन प्रणाली में विश्वास रखते थे। संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सवाल के दो पक्ष हैं तो जनता को दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए। इस प्रकार एक सक्रिय विपक्ष आवश्यक है। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में अगर संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था वस्तुतः आप लागू करना चाहते हैं, वास्तविक रूप में लागू करना चाहते हैं, तो सक्रिय विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्ष निष्पक्ष राजनीतिक जीवन की कुंजी है। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी लोकतंत्र उसके बिना अर्थात विपक्ष के बिना नहीं चलाया जा सकता। संसदीय शासन प्रणाली के दो जन्मदाता देश हैं, ब्रिटेन और कनाडा। इस महत्वपूर्ण तथ्य को मानते हैं और दोनों देशों में विपक्ष के नेता को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। वे विपक्ष को अनिवार्य चीज मानते हैं। इन देशों के लोग ये मानते हैं कि विपक्ष भी उतना ही जागरूक होना चाहिए जितनी सरकार। सरकार तथ्यों को दबा सकती है, सरकार केवल एक तरफा प्रचार कर सकती है। इन दो देशों में जनता के पास इस स्थिति के विपरीत प्रावधान है। अब सवाल ये उठता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा विपक्ष बनाने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है या नहीं। वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी कोई विपक्ष नहीं चाहती। वर्तमान पार्टी छुटपुट विचारों के लोगों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास करती है। यहाँ पर भले को ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए 1951 में बाबा साहब कहते हैं, तो आप समझने की कोशिश करेंगे वर्तमान परिदृश्य में कि अगर वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान समय में यानी कि 2023 में बाबा साहब होते तो किस पार्टी का नाम ले रहे होते। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस देश के राजनीतिक जीवन में एक वांछनीय प्रवृत्ति है? निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव दूसरा स्तंभ है जिस पर संसदीय लोकतंत्र निर्भर करता है। समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी खून खराबे के सत्ता हस्तांतरण के लिए निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव आवश्यक हैं। पुराने जमाने में यदि राजा मर जाता था तो महल में कम से कम एक हत्या जरूर होती थी। महल में क्रांति हुआ करती थी और अपने देश की बागडोर संभालने के लिए नए राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले हत्याएं होती थीं। भारत का यही इतिहास है। चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और स्वच्छ होने चाहिए। लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि वे उन लोगों को चुने जिन्हें वे विधानमंडलों में भेजना चाहते हैं। निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव के बारे में क्या हो, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बड़े व्यापार घराने इस देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः हम अपील करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालिए जो बाबा साहब इस समय कह रहे हैं। इन बड़े व्यापार घरानों की ओर से वर्तमान पार्टी को जो धन दिया जाता है वह बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यदि धनाढ्य लोग किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव कोष में अंशदान करके चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम क्या होगा? यदि उनके धन से समर्थित दल सत्ता में आता है तो वे या तो वर्तमान विधान को रूपांतरित करके अथवा सत्तारूढ़ दल को ऐसे ढंग से विधान बनाने के लिए प्रभावित करके जो उनके हितों के लाभप्रद हो अपने लिए रियायत लेने की स्वाभाविकता कोशिश करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इन परिस्थितियों में ऐसी आशा की जा सकती है कि संसदीय शासन प्रणाली देश का कोई भला करेगी? मैं आपके सामने महाभारत का हवाला देना चाहूँगा। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के दौरान भीष्म और द्रोण कौरवों के पक्ष में थे। पांडव सन्मार्ग पे थे, कौरव कुमार्ग पे थे। पर भीष्म ने स्वीकार किया था कौरवों को
जब जब किसी ने भीष्म से पूछा कि यदि वे पांडवों को ठीक समझते हैं तो फिर कौरवों का समर्थन क्यों कर रहे हैं, भीष्म ने इसका उत्तर स्मरणीय वाक्य में इस प्रकार दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे नमक के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यदि मैं कौरवों का अन्न खाता हूं तो मुझे उसका पक्ष लेना चाहिए, भले ही वे गलत हों। आज वही चीज़ हो रही है। वर्तमान पार्टी मारवाड़ियों और अन्य लखपतियों की वित्तीय मदद स्वीकार कर रही है। वर्तमान पार्टी उनका अन्न खा रही है। अतः ये स्वाभाविक ही है कि वर्तमान पार्टी को हर महत्वपूर्ण मौके पर इन बड़े घरानों का पक्ष लेना होगा। हम ये भी देखते हैं कि सरकारी सेवक चुनावों को उस पार्टी के पक्ष में प्रभावित करते हैं जो उन्हें और उनके आश्रितों को रोटी देती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्ति ने हाल ही में दिल्ली में भारतीय जनसंघ के उद्घाटन सत्र में सरकारी सेवकों पर एक खुलकर आरोप लगाया था कि वे वर्तमान पार्टी की मदद कर रहे हैं और ऐसा करके वे चुनावों को निष्पक्ष और स्वच्छ नहीं होने दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में सज्जनों, क्या आप सोचते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के बहुत सफल होने की कोई आशा है? यदि इस देश में संसदीय लोकतंत्र असफल रहता है और मेरे बताए गए कारणों से निश्चित रूप से असफल होगा, तो इसका मात्र एक परिणाम होगा विद्रोह, अराजकता और साम्यवाद। यदि सत्तारूढ़ लोग ये नहीं सोचते हैं कि लोग आनुवंशिक प्राधिकार सहन नहीं करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। या तो साम्यवाद आएगा, जिस प्रकार रूस व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता को समाप्त करके हमारे देश पर प्रभुत्व कायम कर लेगा, अथवा जनता का वह वर्ग जो सत्तारूढ़ दल से असफल होने से असंतुष्ट होगा विद्रोह करना शुरू कर देगा और अराजकता फैल जाएगी। सज्जनों, मैं चाहता हूं कि आप इन भावी निश्चित घटनाओं को ध्यान में रखें। यदि आप चाहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय लोकतंत्र इस देश में प्रचलित हो, यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें विचार, बोलने और कार्रवाई की स्वतंत्रता से आश्वस्त किया जाएगा। यदि हमें अपनी स्वाधीनता को बचाकर रखना चाहिए, यदि हम व्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्निहित अधिकार को मानते हैं, तो हमारे देश के प्रबुद्ध समाज के रूप में आप छात्रों का एक कर्तव्य है कि आप इस संसदीय शासन प्रणाली को उसके सही अर्थ में संजोए रखने के लिए और उस दिशा में कायम रखने के लिए अपना भरसक प्रयास करें। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, मुझे बस यही कहना था। मैं इस भव्य सभा को संबोधित करने का मुझे जो आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज यहाँ पर समाप्त हुआ। यूँ कहें कि आज का लॉन्ग जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हुआ है, इसको आप अंत तक सुन रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, चूँकि आपने बहुमूल्य समय दिया डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने के लिए, अंत में निवेदन बस इतना है कि ये संसदीय लोकतंत्र की जो परिभाषा है बाबा साहब के शब्दों में, ये जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, हम आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने में सफल रहे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।